एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम पार्ट 3 पे, जिसमें हम देखेंगे आपके जो अदर जो हार्टोंग कमेटी है उसके बारे में, अदर जो कमेटीज़ हैं उनके बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी आपके कैबे के बारे में, या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में, सेटलर कमीशन के बारे में, रिसोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के बारे में, और उसके बाद यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में यानी 1902 में जो आए थे उसके बारे में, हंटर कमीशन के बारे में। तो ये वीडियोस अगर आपको चाहिए हो तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे हार्टोंग कमेटी 1929 के बारे में। तो ये कमेटी क्या थी? दिस कमेटी फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी लेवल। इस कमेटी का क्या मुख्य उद्देश्य था? समिति ने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। यानी क्या है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसको, उसकी जो जितनी भी क्या है क्वालिटी है उसको किस तरीके से स्टैंडर्डाइज किया जाए, किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, तो उसको ध्यान में रखकर क्या है ये कमेटी गठित की गई थी आपके हार्टोंग। इट अगेन रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ कैबे। कैबे के बारे में हमने पिछले आपके उसमें भी पढ़ा था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो आया था उसमें, विच वॉज अगेन एस्टेब्लिश इन 1935 एंड हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस। समिति ने क्या क्या फिर से कैबे की स्थापना की बात की और सिफारिश की, जिसे फिर से 1935 में लागू किया गया। सबसे पहले कैबे की स्थापना कब की गई थी? 1920 में की गई थी, लेकिन क्या है आपका फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसको 1923 में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो आपका हार्टोंग कमेटी है 1929, इसने सिफारिश की कि आपको कैबे को फिर से लाना चाहिए। कैबे क्या है आपका? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, जो आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने सजेस्ट किया था और इसको 1920 में स्थापित किया गया था और 1923 में इसको फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ख़त्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर फिर से हार्टोंग कमेटी ने सिफारिश की, तो उसकी सिफारिश पर 1935 में फिर से कैबे को लागू किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ये है। अब आता है आपका स्प्रू कमेटी। स्प्रू कमेटी क्या है? द कमेटी अपॉइंटेड इन 1934 बाय प्रोविंस लार्जली प्रेजेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू इंक्वायर इनटू द causes of unemployment in UP, conclude that the system of education common prevalent prepared pupils only for examinations and degrees and not for any avocation in life। संयुक्त प्रांत जो था आपका उस समय का, यानी आज वर्तमान में जिसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उस समय उसको क्या कहा जाता है? यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। तो उसकी सरकार द्वारा 1934 में क्या करा गया? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारणों के जांच करने के लिए क्या की गई? आपकी स्प्रू कमेटी गठित की गई। और इस समिति ने क्या कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंची ये जो समिति थी कि आमतौर पर प्रचलित शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को केवल क्या कर रही है? एग्जामिनेशन लेने तक सीमित रख रही है या फिर डिग्री लेने के लिए तैयार कर रही है, न कि जीवन में किसी व्यवसाय के लिए वो तैयार कर पा रही है। यानी आपकी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो सिर्फ क्या कर रही है कि डिग्री ही दिला पा रही है, वो क्या कर रही है? जॉब नहीं दिला पा रही है। ये क्या था आपका? सिर्फ स्प्रू कमेटी जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए बनाई गई थी। जो प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश है उस टाइम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस था। तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि ये इंक्वायरी की जाए कि हमारे यूपी में या फिर आपका जो यूनाइटेड प्रोविंस है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा क्यों है। तो 1934 में ये गठित की गई थी स्प्रू कमेटी, और इसने क्या कहा कि आपकी शिक्षा प्रणाली में ही दोष है कि ये क्या कर पा रही है? सिर्फ क्या एग्जामिनेशन ले पा रही है और डिग्री दे पा रही है, लेकिन कोई भी जॉब या व्यवसाय नहीं दे पा रही है। अब आता है अबोर्ड वुड रिपोर्ट। वुड डिस्पैच आपका आया था, हमने उस पर बात भी की है। मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो उसको, वो जो आपका वुड डिस्पैच आया था, तो उस वुड डिस्पैच की जो रिपोर्ट थी उसको अबोर्ट कर दिया गया 1937 में। इट प्रपोज दैट इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द यूनिवर्सिटी लेवल। इसने क्या प्रस्तावित किया? जो आपकी रिपोर्ट थी अबोट वुड रिपोर्ट, इसने प्रस्तावित किया कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। दूसरा क्या है? इट रिकमेंडेड वोकेशनल ट्रेनिंग थ्रू पॉलिटेक्निक्स एंड द सेटिंग अप ऑफ वोकेशनल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस। इसने पॉलिटेक्निक के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी। आपको ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय स्तर पर क्या करना चाहिए? अंग्रेजी ही होना चाहिए विषय। दूसरा क्या है कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
क्या है शुरू करने चाहिए। जैसे पॉलिटेक्निक्स में आप क्या कर सकते हैं, कोर्सेज शुरू कर सकते हैं और वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस की स्थापना कर सकते हैं। तो ये आपका अबॉट वुड रिपोर्ट था 1937 का। उसके बाद आता है आपका वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नई तालीम। इसको नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है, बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बेसिक शिक्षा के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नई तालीम कौन सी है, तो आपकी वर्धा स्कीम जो है वो क्या है, नई तालीम है, जो 1937 में दी गई थी। इसे नई तालीम या बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम या बुनियादी शिक्षा के रूप में भी क्या है जाना जाता है। द स्कीम इज एन आउटकम ऑफ द फिलोसफी ऑफ गांधी जी। यह योजना क्या है, गांधी जी के दर्शन का परिणाम है। ध्यान रखना है कि जो आपका वर्धा स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, गांधी जी से रिलेटेड है। इट वॉज गिवन अ डेफिनेट शेप बाय द कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन हु लेटर ऑन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति द्वारा एक निश्चित आकार दिया गया था, जो बाद में क्या बने थे, आपके भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। तो आपको ध्यान रखना है वर्धा स्कीम क्या है, गांधी जी की के विचारों का इसमें दर्शन है पूरा का पूरा, उससे ये क्या है लिंक है। दूसरा क्या है, 1937 में दी जाती है। इसको नई तालीम या बेसिक एजुकेशन या बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है। और इस समिति के जो चेयरमैन है वो कौन है, आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो भारत के प्रेसिडेंट भी बनते हैं बाद में। फिर आता है गांधीयन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। अब जो आपका वर्धा स्कीम है ये क्या है, गतिशील अवधारणा है। इट प्रोवाइडेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मैंस नीड एंड एट ऑल लेवल बायोलॉजिकल। यह जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सभी स्तरों पर क्या करती है, जो पुरुष हैं, जो लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करती है, प्रावधान करती है। दूसरा क्या है, ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड ब्रिंग डेवलपमेंट ऑफ द होल मैन। ये क्या है, उनका मानना था कि शिक्षा से संपूर्ण मनुष्य का क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। He emphasized free, compulsory and universal education for age group of 7 to 14 years. उन्होंने क्या कहा कि 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य, सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। एंड ऑल्सो दैट एजुकेशन शुड बी इम्पार्ट इन वंस मदर लैंग्वेज। और यह भी कहा कि शिक्षा व्यक्ति की मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यानी आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो किस में दी जानी चाहिए, आपकी मदर लैंग्वेज में या फिर आपकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। तो ये वर्धा स्कीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और आप हरियाणा में भी देखते हो कि 7 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है। तो ये इसी का ही पार्ट, आपका वर्धा स्कीम का ही एक पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करता है कि मनुष्य के सारे सामाजिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर विकास करने पर ध्यान देता है। और ये क्या कहता है कि हम तभी विकास कर सकते हैं जब क्या करेंगे, शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ साथ ये गतिशील अवधारणा, और ये क्या कहता है, 7 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, और जो सार्वभौमिक शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। और ये जो शिक्षा है वो सिर्फ किस में दी जानी चाहिए, उनकी मदर लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। अब आता है आपका सार्जेंट रिपोर्ट 1944। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सार्जेंट रिपोर्ट कब आती है, आपकी 1944 में। द सार्जेंट रिपोर्ट इज कॉल्ड स्कीम ऑफ पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। सार्जेंट रिपोर्ट क्या है, 1944 की ये रिपोर्ट जो है, सार्जेंट रिपोर्ट को भारत का युद्धोत्तर शैक्षिक विकास की योजना भी कहा जाता है। इस टाइम आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म होता है, तो ये रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट कहा जाता है इसे। इट रिकमेंडेड सेटिंग अप द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि यूजीसी को सेटअप करने का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन प्रपोज्ड करता है या कौन इसकी सिफारिश करता है, यूजीसी की सार्जेंट रिपोर्ट जो है 1944 है, ये इसकी सिफारिश करता है। एंड प्रपोज्ड अ 3-year डिग्री कोर्स, और ये 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का जो प्रस्ताव है उसको भी रखता है। तो ध्यान रखना है, इसीलिए सार्जेंट रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी जो आज आपका यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये किसकी सिफारिश पर जो स्थापित किया गया था, आपके सार्जेंट रिपोर्ट जो है 1944 है उसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया था। और इसके साथ में यूजी की जो आप डिग्री अभी तक ले रहे थे, यानी 3 साल का जो आपका यूजी कोर्स है, वो किसकी देन है, सार्जेंट रिपोर्ट की ही देन है। तो ये थे आपके इंडिपेंडेंस से पहले के जितने भी अभी तक आयोग आए हैं, जितने भी आपके रिपोर्ट्स आए हैं, जितने भी आपकी कमेटीज़ गठित की गई हैं। तो हमने देखा कि आपके बहुत सारे ऐसे क्या रहे हैं,
स्कीम्स रही हैं या फिर पॉलिसीज़ रही हैं या फिर कमीशंस आए हैं जिन्होंने आपके हायर एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से आपके आफ्टर इंडिपेंडेंस के ऐसे कमिटीज़ पॉलिसीज़ थी जो हायर एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट कर रही थी। अब हम एक बार विस्तारित रूप में देख ले कि हमने कौन कौन बिफोर इंडिपेंडेंस के जो आपके हायर एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने वाले रिपोर्ट्स हैं या फिर आपके एक्ट्स हैं वो देखे हैं। सबसे पहले हमने चार्टर एक्ट देखा था 1813 का, फिर हमने एलेफिस्टोन रिपोर्ट देखी 1823 की, फिर हमने मैकोलेस मिनट देखी 1835 की, फिर वुड डिस्पैच देखा 1854 का, फिर हमने हंटर कमीशन देखा 1882 और 83 का, फिर हमने यूनिवर्सिटी कमीशन देखा 1902 का, फिर हमने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन देखा 1905 का, फिर रीसोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी ने 1913 हमने देखा, सेडलर कमीशन 1917 में आया था तो वो हमने इसमें देखा, फिर हार्टोंग कमेटी जो 1929 में आई थी वो हमने इस पर बात की, फिर सप्रू कमेटी जो थी वो 1929 की उस पर हमने बात की, फिर अबोट वुड रिपोर्ट जो थी 1937 की उस पर हमने बात की, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जिसको गांधी स्कीम भी कहा जाता है तो 1937 में आई थी, इसमें हमने बात की, फिर सार्जेंट रिपोर्ट जो थी 1944 की इस पे हमने बात की। और इसी के साथ ही हमारा क्या खत्म हो जाता है, बिफोर इंडिपेंडेंस आपका हायर एजुकेशन जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरीके से डेवलप किया है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।